नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? सभी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे बेटा। और धीरे धीरे साथ साथ नोट्स बनाते जाना और अच्छी तरीके से इनको याद करते जाना बेटा। ठीक है, ज़्यादा अपने टॉपिक पर इतना अपने ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक रूप से हर प्रकार की बात लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, यही मेरा पूरा प्रयास है, कोशिश है। तो कल की क्लास में हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उससे संबंधित सारी बातें मैंने आपको बताई। बाकी आप पढ़ने को तो बहुत सारा पढ़ सकते हैं, किताबों में कुछ लिखा होता है, लेकिन जो अपने को बेसिक जो बातें पढ़नी है वो वहीं से आपको मिल जाएंगी सारी। चलिए, अब आज का जो इस वीडियो के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है अपना गाउस नियम। ठीक है, गाउस नियम क्या होता है, और कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सीधा आ जाता है गाउस नियम क्या है। और एक बार तो एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर गाउस नियम के स्टेटमेंट का जो फॉर्मूला था वो भी पूछा गया था। कल हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी और उस फ्लक्स में के बारे में ये कहा था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। अब देखो, विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ आपको अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मानना पड़ेगा। अब गाउस के नियम के अंदर हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी, इसके अंदर सेम वही स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा चेंज है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक, अब देखो यहां पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसको किताब के अंदर गाउसीय पृष्ठ भी नाम देखने को मिल सकता है। काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली या काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कह दो। ठीक है, काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा, कुल विद्युत फ्लक्स अब कल हमने परिभाषित कर दिया, विद्युत फ्लक्स की मात्रा। ठीक है, यानी फाई ई कह दो, कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा फाई ई उस बंद पृष्ठ में या उस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेशों के बीजगणितीय योग यानी समेशन क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है, के अनुपात के बराबर होती है। ये गाउस प्रमेय है, गाउस नियम है, गाउस प्रमेय कह दो, नियम कह दो, कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ, यानी आपको बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। उस विद्युत क्षेत्र में कैसा भी ले सकते हो, आपके लिए पूर्णतः इसमें छूट रहती है, कैसा भी काल्पनिक पृष्ठ आप कल्पनात्मक रूप में ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि सर इस आकार का लें, इस आकार के लें, नहीं, हर प्रकार के काल्पनिक पृष्ठ के लिए ये नियम लागू होता है। ठीक है, जो अपनी अब कल्पना करते हैं किसी बंद पृष्ठ की, तो वो सिचुएशन के हिसाब से कल्पना करते हैं। तो काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसे हम गाउसीय पृष्ठ भी कह सकते हैं, क्योंकि गाउस का नियम है, इसलिए गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, यानी उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसकी टोटल मात्रा, उस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश के, या उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कह दो, उस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, कुल आवेश का बीजीय योग, यानी समेशन क्यू। ऐसा नहीं है कि इतना पॉजिटिव इतना नहीं, जितना प्लस माइनस करके जितना बीजगणितीय योग बचता है उन आवेशों का, वो बीजीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि फ्लक्स की मात्रा इज इक्वल समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस प्रमेय है, यही गाउस प्रमेय है। ध्यान रखना, बस ये गाउस प्रमेय कह दो, ये नियम कह दो, स्टेटमेंट याद रखना अच्छी तरीके से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। कल्पना करेंगे एक पृष्ठ की, उस पृष्ठ का कुल फ्लक्स, उसमें कुल कितना आवेश है,
उसमें बीजीय योग समझ जाओगे ना, प्लस माइनस निकाल के, और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अन्य शब्दों में आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, चूंकि फ्लक्स की परिभाषा कल हमने पढ़ी थी कि सर फ्लक्स की परिभाषा तो ये कहती है, क्या कहती है कि फाई ई बराबर होता है पूरे पृष्ठ के लिए ई डी एस कोस थीटा, या ई डॉट डी एस कह दो। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हो, ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये भी गाउस का नियम है, अन्य रूप में कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा कल वाली क्लास में हमने ये पढ़ी थी, फ्लक्स की डेफिनेशन, तो वो फ्लक्स था, तो ये भी आज फ्लक्स को ही प्रदर्शित कर रहा है गाउस का नियम। तो ये गाउस का नियम है बेटा, और काम क्या आएगा? ये गाउस का नियम। गाउस के नियम की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे? किसी भी आपको आवेशित वस्तु मिल जाएगी, वो आवेशित वस्तु कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये गाउस के नियम से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो गाउस के नियम से संबंधित एक दो बातें और भी है, वो बताऊंगा। तो इस चैप्टर में एक तो कूलाम का नियम आया था और एक ये गाउस का नियम आया। तो मैं ये कहूँगा कि कूलाम के नियम से भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं और गाउस के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन गाउस के नियम से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी सिचुएशन में निकाल सकते हैं जहां कूलाम का नियम लागू होने में थोड़ी सी मुश्किल हो, या दूसरे शब्दों में कहें जहां कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात की जा सके, वहां गाउस का नियम लगाकर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तात्पर्य यही है मेरा कि गाउस का नियम कूलाम के नियम से थोड़ा सा व्यापक है। गाउस का नियम हर सिंपल और हर हार्ड कंडीशन, किसी प्रकार की हार्ड कंडीशन हो, सिंपल कंडीशन हो, प्रत्येक कंडीशन के लिए गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले ये ध्यान रखना कि गाउस का नियम क्या होता है। कूलाम नियम से इसकी मैंने कंपैरिजन की, तो कूलाम नियम से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जहां कूलाम नियम काम नहीं करेगा वहां गाउस नियम से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग, उसके बाद मैं आपको इससे संबंधित एक दो बातें और बताता हूं। अगर देखो ये तो निर्वात के लिए है, ठीक है, यहाँ से मैं ये थ्योरी हटाऊंगा बेटा, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, अगर निर्वात के स्थान पर अन्य कोई माध्यम आ जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना, यदि निर्वात के स्थान पर अन्य कोई माध्यम है, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, अन्य कोई, तो एप्सिलॉन नॉट किसके लिए बताता है? हवा या निर्वात के लिए। अन्य कोई माध्यम है तो गाउस के इस नियम का प्रारूप ये बन जाएगा, ई डी एस कोस थीटा समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन किसके लिए? माध्यम के लिए। और एप्सिलॉन, और आपने एक संबंध पढ़ा है, चूंकि एप्सिलॉन इज इक्वल होता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, समेशन क्यू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज़ लिख सकता हूँ क्या मैं इसमें, क्योंकि एप्सिलॉन की जगह ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, तो इस चीज़ को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, फिर कल वाली क्लास में मैंने जाते जाते आपको एक दो बातें बताई थी, वो सारी बातें यहाँ काम करने वाली हैं। अगर कुल आवेश किसी पृष्ठ, क्योंकि हमें यहाँ पर भी बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा, तो बंद पृष्ठ में अगर कुल आवेश शून्य है, उसमें द्विध्रुव रखा हुआ है, या जितने धनावेश हैं उतने ऋणावेश हैं, तो हमारा फ्लक्स शून्य होगा। देखो समेशन क्यू जीरो हो गया तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, ये गाउस का नियम भी कहता है। देखो बेटा इसमें कुछ थ्योरी है, मैं वो थ्योरी यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूँ, आप समझते जाना, शॉर्ट में लिखते जाना, और किताब से देखकर या जब नोट्स बनाओ तो अच्छी तरीके से उसको नोट कर लेना। तो ये कल वाली बात आ गई कि अगर
किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश शून्य हो, ये मैंने नोट करवा दिया है। और गाउस प्रमेय से वो यहाँ पर मैं बस आपको चेक करके बता रहा हूँ कि वो कैसे जीरो हुआ। तो कुल आवेश का बीजीय योग शून्य हो, या जितना द्विध्रुव रखा हुआ हो, या जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है, तो उन सभी कंडीशन में समेशन क्यू की वैल्यू जीरो आती है, जिससे फ्लक्स की वैल्यू भी आपको क्या बतानी है, जीरो बतानी है। फिर नंबर 2 बात, अगर किसी पृष्ठ में समेशन क्यू पॉजिटिव आता है, आवेशों का बीजीय योग धनात्मक आता है। आवेशों का बीजीय योग धनात्मक कैसे आता है, उसके लिए मैंने कल एग्जाम्पल भी बताया था। तो फ्लक्स भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होगा कि फ्लक्स पृष्ठ से बाहर निकलेगा। और अगर बीजीय योग नेगेटिव आता है आवेशों का, तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा, और उस कंडीशन में ऋणात्मक फ्लक्स का मीनिंग होगा कि फ्लक्स पृष्ठ में प्रवेश करेगा। ये तीनों बातें मैंने कल आपको क्लास के अंदर बता दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं एक दो बातों की और भी। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ये बात मैंने अभी बता दी, आपने शायद नोट भी कर ली होगी। नहीं नोट किए तो फ्लक्स वाली बातें तो कल वाले वीडियो में आ गई, यहाँ बस ध्यान रखना। एक तो ये नोट कर लेना कि ये नियम, गाउस का जो नियम है, कूलाम नियम से व्यापक है। क्यों कि गाउस नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम वहाँ ज्ञात कर सकते हैं जहाँ कूलाम का नियम आसानी से लागू नहीं होता। मतलब जहाँ कूलाम के नियम से हम आसानी से विद्युत क्षेत्र नहीं निकाल सकते, वहाँ गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में हमारी हेल्प करेगा। नंबर 2 बात, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम कहलाता है, तो गाउस का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। यानी कूलाम के नियम का ही एक टाइप से ये कह दो कि विस्तृत रूप गाउस के नियम में हम पढ़ेंगे, तो दोनों ही नियम व्युत्क्रम नियम की पालना करते हैं, ठीक है। नंबर 3 बात बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि गाउस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स की मात्रा उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के बीजीय योग पर निर्भर करती है। फ्लक्स की मात्रा समेशन क्यू पर निर्भर करती है। ध्यान देना, ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ वैसे आप नोट करते जाना कि समेशन क्यू क्या है, इस बात पे डिपेंड करती है, ठीक है। आवेशों का बीजीय योग पे डिपेंड करती है। यानी इस पृष्ठ में कुल कितना आवेश है, पॉजिटिव नेगेटिव आप निकाल लो, और प्लस माइनस करके समेशन क्यू कितना बचता है, उस चीज़ पे डिपेंड करती है फ्लक्स की मात्रा, न कि इस बात पे डिपेंड करती है कि इसमें आवेश कहाँ स्थित है। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि गाउस का नियम, मैंने अभी कहा कि गाउस का नियम, मैं तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो गाउस का नियम एक प्रकार से कूलाम नियम से श्रेष्ठ साबित होता जा रहा है। कैसे साबित होता जा रहा है, एक तरफ मैं नाम लिख देता हूँ कूलाम नियम, और एक तरफ नाम लिख दिया गाउस नियम। तो एक तो इनमें सिमिलरिटी आ चुकी है कि दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं। दूसरी इनमें आपको अंतर नज़र आ चुका है कि गाउस का नियम हर मतलब मुश्किल सिचुएशन जहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना आसान ना हो, कूलाम का नियम जहाँ पर एक प्रकार से असमर्थ हो रहा हो, फेल हो रहा हो विद्युत क्षेत्र निकालने में, वहाँ गाउस नियम विद्युत क्षेत्र निकालने में सक्षम होगा। तो श्रेष्ठ हो गया, दूसरे शब्दों में कहें तो व्यापक हो गया, ठीक है। नंबर 2 बात, ये यहाँ से देखो, गाउस का नियम आपसे ये कहता है कि किसी फ्लक्स की जो मात्रा है इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के बीजीय योग पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि वो आवेश पृष्ठ में कहाँ रखा हुआ है, वो आवेश पृष्ठ में कहाँ रखा हुआ है। इस बात पर ये गाउस का नियम बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। मतलब जैसे मैंने ये आवेश बना दिए, अब ये आवेश पृष्ठ के भीतर चाहे कहीं पर हो, समझ गए बात मेरी, पृष्ठ के भीतर चाहे कहीं पर हो ये आवेश, गाउस का नियम इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने कह दिया, सपोज इस पृष्ठ के अंदर एक चार्ज है, वो है Q, और वो इस कोने में पड़ा है, तो समेशन Q का मान Q हो जाएगा, क्योंकि इसमें Q ही आवेश है। एक एग्जाम्पल के लिए तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी, समेशन क्यू की जगह क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
अब गाउस नियम ये कहता है, अब ये Q चाहे कहीं पर हो, हमें कोई मतलब नहीं है। मान लो एक Q ये है, ये इस कोने में पड़ा है, समझ गए बात मेरी? तो समेशन Q टोटल हो जाएगा Q प्लस Q यानी टोटल 2Q। तो गाउस नियम से 2Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है गाउस का नियम इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें टोटल कितना आवेश है, ठीक है, न कि वो आवेश कहाँ पड़ा हुआ है। अब ये Q चाहे यहाँ पड़ा हो तो भी ये टोटल आवेश 2Q कहलाएगा, और अगर ये Q मान लो यहाँ पड़ा हुआ है तो भी ये 2Q ही होगा, क्योंकि Q प्लस Q 2Q आएगा, उत्तर आ जाएगा। अब देखो यहाँ कूलाम का नियम थोड़ा सा हमारे लिए दिमाग में टेंशन खड़ी करेगा। अगर ये Q आवेश यहाँ रखा हुआ है तो इसके नज़दीक है, और अगर ये Q आवेश यहाँ रखा हुआ है तो इससे थोड़ा दूर है। तो कहने का अर्थ ये है कि कूलाम के नियम में दूरी वाली बात आती है, दूरी पर निर्भरता होती है, ठीक है। तो ये आवेश अपनी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ही डिपेंड करता है। तो कूलाम के नियम में थोड़ी सी ये बात है, यानी कूलाम का नियम तो ये चीज़ मानता है कि आवेश हम अपनी मर्जी से कहीं नहीं ले सकते, नहीं, ये यहाँ लगा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है तो बल अलग लगेगा, यहाँ रखा हुआ है तो बल अलग लगेगा। लेकिन गाउस के नियम में ये बाध्यता नहीं है। गाउस के नियम में देख लो, इस सिचुएशन के लिए भी अगर आवेश यहाँ पड़ा हुआ है तो बीजीय योग 2Q होगा, और अगर ये आवेश यहाँ पड़ा हुआ है तो भी बीजीय योग क्या होगा, इसका 2Q होगा। तो इससे भी आप कह सकते हो, अब मैं इस चीज़ को दोबारा बता देता हूँ कि गाउस का नियम इस बात पे डिपेंड करता है कि बंद पृष्ठ में आवेश का बीजीय योग कितना है। ये बात नहीं देखता गाउस का नियम कि वो आवेश इस पृष्ठ के भीतर कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कहीं पर हो। हमें मतलब सिर्फ आवेशों के बीजीय योग से है, न कि इस बात से कि आवेश कहाँ पड़ा हुआ है। जबकि कूलाम नियम में इस बात का महत्व होता है कि आवेश कितना है और कहाँ पड़ा हुआ है, इस बात का कूलाम नियम में बिल्कुल महत्व होता है। तो कहने का अर्थ है गाउस नियम में आप फ्री हो चुके हो, ठीक है। कूलाम नियम में आप बाधित हो कि आवेश कहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। जबकि गाउस नियम में कहीं पड़ा हुआ हो, हमें सिर्फ समेशन Q से मतलब है। तो इस प्रकार ये व्यापकता भी नज़र आती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको गाउस के नियम से एक बात बताऊंगा कि गाउस के नियम में फ्लक्स की मात्रा समेशन Q यानी उस पृष्ठ में, जो हमने गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। गाउस का नियम इस बात पर भी निर्भर नहीं करता कि आपने पृष्ठ कैसा लिया है। पृष्ठ की आकार, फ्लक्स की जो मात्रा है ना, फ्लक्स की मात्रा पृष्ठ के आकार आकृति पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, अपने को सिर्फ फ्लक्स के उसमें उपस्थित, क्योंकि हम आवेश देखेंगे, आवेशों का बीजीय योग कितना है, तो उसके हिसाब से हम फ्लक्स निकालेंगे और इसी आवेश के हिसाब से ही हम गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी गाउसीय पृष्ठ ऐसा नहीं मानना आप लोगों को कि वो गाउसीय पृष्ठ किसी विभक्त आवेश को काट रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी ऐसा आवेश नहीं लेना है जो किसी, ऐसा पृष्ठ नहीं मानना है जो किसी आवेश को काट रहा है, विभक्त बनते हुए आवेश को कहीं ना कहीं विभाजित कर रहा है, तो ऐसा पृष्ठ आपको नहीं मानना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी किताब के अंदर मिल जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैंने थ्योरी थी इसलिए आपको बोल के बता दी, जो मेन चीज़ें थी बेटा वो मैंने यहाँ पे नोट करवा दी। अब इन चीज़ों को जो मैंने बताया है, अगर इनको आप नोट करो तो रफ में नोट कर लेना, मेन कॉपी में नोट करो तो मेन कॉपी में भी आप शॉर्ट पॉइंट के रूप में नोट कर लेना। परीक्षा में ये चीज़ें पूछी नहीं जाती, परीक्षा में सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, कोई टॉपिक कर रहे हो, तो उस दौरान इन सारी बातों को आपको दिमाग में रखना है कि गाउस के नियम में इस प्रकार के भी कुछ मैटर हैं, वो अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको करवाता हूँ गाउस नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। और कूलाम नियम का ही मतलब कूलाम नियम से ही हम ये प्रूफ कर सकते हैं और आराम से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हेडिंग डालो गाउस नियम की व्युत्पत्ति, गाउस नियम की व्युत्पत्ति। अब मैं यहाँ बता देता हूँ, हालांकि एनसीईआरटी के अंदर ये एक साथ ही बताया हुआ है टॉपिक, और मैं अलग से नोट करवा देता हूँ, उसमें ये टॉपिक एक साथ ही समझा रखा है। सपोज ये कोई चार्ज है Q प्लस Q चार्ज है, मैंने यहाँ ले लिया,
ठीक है, इस चार्ज के कारण आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए ये चार्ज किसी बिंदु O पर पड़ा हुआ है, O पर ये चार्ज, ये O बिंदु है और O बिंदु पर ये प्लस Q आवेश जो है वो यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस Q आवेश है अपना, किसी बिंदु O पर स्थित है। ये O बिंदु है, O बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, माना कोई प्लस Q आवेश, बहुत ही सिंपल है, बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, अब गाउस का नियम सिद्ध करना है तो हमें एक पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक गोलाकार, ठीक है, सिंपल रहेगा, बाकी आप अपनी मर्जी से भी मान सकते हो। उसके लिए फिर आपको घन कोण पता होना चाहिए। ठीक है, घन कोण क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। मैं क्या कर रहा हूं, माना या हम ये सिंपल रहेगा, आपके आवेश के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, मैंने ये जो पृष्ठ लिया है ना, इस पृष्ठ की त्रिज्या कितनी बेटा, स्मॉल r है। ये स्मॉल r त्रिज्या का वर्ताकार पृष्ठ मैंने कल्पना कर लिया। और एक बिंदु लेता हूं मैं, बिंदु P, जैसे सपोज ये बिंदु P यहां पर है, और इस बिंदु P पर मैं एक अल्पांश भी ले लेता हूं, छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, पृष्ठ के बिंदु P पर अल्पांश ds लेते हैं, जिसकी केंद्र O से दूरी स्मॉल r है। कोई डाउट? अल्पांश ले लिया। अभी एक बात बताओ, ये धनावेश इस बिंदु P पर जो कि कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, या ये जो अल्पांश जिसको मैंने क्या नाम दिया, ds वेक्टर, r दूरी पर है, इस धनावेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। धनावेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलो क्या होने वाली है, E इज इक्वल 1/4πε0 Q/r² इन वेक्टर फॉर्म r कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। Q आवेश के कारण r दूरी पर एक अल्पांश है, एक बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। अब हमारा पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग दिस पॉइंट, इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, क्योंकि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर। क्लियर? ये अल्पांश है, क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल की सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब ये जो छोटा सा टुकड़ा मैंने गोलाकार इस टुकड़े पे काटा है, तो ये छोटा सा एक टुकड़ा कट जाएगा, तल, ये तल बन गया छोटा सा। अब इस छोटे से तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ये ds की दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ क्या ये अल्पांश हमारे इस विद्युत क्षेत्र में आ गया? ये छोटा सा टुकड़ा क्या विद्युत क्षेत्र में आ गया? आ गया। और फ्लक्स कहता है विद्युत क्षेत्र, फ्लक्स की परिभाषा ये कहती है कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्रफल है तो उसमें से बल रेखाएं गुजरती है। अब बताओ इसमें से बल रेखा गुजरेगी? तो मैं यहां एक लाइन लिख रहा हूं, इस अल्पांश ds वेक्टर से संबद्ध कह दो या गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा किससे?
अल्पांश, तो डी फाई ई इज इक्वल ई डॉट डी एस, या आप इसको ये भी कह सकते हो। अब देखो ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर की बात चल रही है। अभी इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप ये चीज़ यहाँ यूज में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब ये चीज़ यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से मान रखने पर किसका, ई का, देन डी फाई ई इज इक्वल 1/4πε0 Q/r² आर कैप ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आप चाहो तो वैसे भी यूज में ले सकते हो। अभी यहां ध्यान देने वाली बात क्या है वो ध्यान से सुनना। आर कैप क्या चीज है, एकांक सदिश, या आर कैप यहां लगा हुआ है। आर कैप की दिशा वही होगी जो ई की दिशा है, क्योंकि ये इसी के लिए लगाया है। आर कैप की दिशा वही होती है जो ई की दिशा है, ठीक है। अब ई की दिशा कहाँ है, बाहर की ओर, ठीक। डीएस की दिशा भी कहाँ है, बाहर की ओर। तो इसको जब सोल्व करोगे इसको, तो कोस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये आर कैप डॉट डीएस है, चूंकि आर कैप डॉट डीएस बराबर आर कैप का परिमाण, डीएस का परिमाण और कोस थीटा, ठीक है। जहां थीटा क्या चीज है, जहां थीटा ई वेक्टर व डीएस वेक्टर के बीच का कोण है। किस किस के बीच का कोण, ई और डीएस के बीच का। और जो ई की दिशा है वही आर कैप की है, तो आर कैप व डीएस के बीच का कोण भी लिख सकते हो। और फिलहाल यहां थीटा कितना है, फिलहाल ई और डीएस, या आर कैप और डीएस, क्योंकि ई की दिशा ये है तो आर कैप की भी यही होगी। अब दोनों के बीच में कोण कितना है सर, यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री है, समान दिशा में नहीं है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। जब ये थीटा 0 हो जाएगा ना तो इसके नीचे लिख लेना, तो ये चीज़ आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ इसको, आर कैप डॉट डीएस बराबर इस एकांक सदिश की वैल्यू 1, डीएस की वैल्यू ds, कोस 0 का मान 1। बताओ ये चीज़ समझ में आई क्या। देखो यहाँ थीटा किस किस के बीच का कोण होता है, सर्कल तो आपने ई और डीएस के बीच बनाया, बिल्कुल वही है, लेकिन ई की दिशा और आर की दिशा समान है। तो ई की दिशा बाहर है तो आर कैप भी बाहर, तो ई और डीएस, आर कैप और डीएस, आर कैप डीएस कह दो, ई डीएस कह दो, इनके बीच का कोण कितना होना है 0 डिग्री, ठीक है। जब ये 0 डिग्री हो गया तो कोस 0 का मान 1, तो यहाँ से आर कैप डॉट डीएस बराबर क्या आ जाएगा, डीएस आ जाएगा। बताओ ये चीज़ समझ में आई क्या। आर कैप डॉट डीएस इज इक्वल क्या आएगा, डीएस आएगा, ठीक है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद मैं आगे इस थ्योरी हटाता हूँ और इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो जी, अब बताओ मेरे को, वैसे आप वेक्टर फॉर्म नए भी लो तो भी कर सकते हो, काम डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे अल्पांश का फ्लक्स ये आ जाएगा 1/4πε0 Q/r², और इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, ds, आर कैप डॉट ds। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ क्लियर करवा दिया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चल अब भी एक बात बताओ, मेरे को तो पूरा पृष्ठ लेना है, क्योंकि गाउस का नियम कहता है कि पूरा संपूर्ण पृष्ठ से, उस गाउसीय पृष्ठ या जो काल्पनिक पृष्ठ आप लेते हो, ये जो कल्पना की है, इस पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है। तो अभी तो फ्लक्स जो निकाला हमने अल्पांश का निकाला है, अल्पांश से संबंध, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा, और पूरे पृष्ठ के लिए निकालना हो ना तो इसको फाई ई लिख दो, और बराबर वाली साइड में इंटीग्रेशन कर दो पूरे पृष्ठ के लिए। अरे डेफिनेशन यही तो बताई थी मैंने, Q/r² ds। अब जब समाकलन हो रहा है पूरे पृष्ठ के लिए तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दो। ये लो जी, ये कांस्टेंट है सारा,
अंदर बचा ds। q फिक्स ले रखा है, r त्रिज्या का पृष्ठ मैंने परमानेंट मान लिया, यहाँ पर q पहले से ऑलरेडी फिक्स कर दिया, तो q फिक्स कर दिया, r फिक्स कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स है। तो अल्पांश बदल सकते हैं, जो चीज़ राशि बदलती है उसी का अवकलन समाकलन होता है। तो अल्पांश छोटा बड़ा ले सकते हैं, और ऐसे छोटे छोटे अल्पांश जब मैं जोड़ता जाऊंगा, अब ये एक अल्पांश है, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे सारे अल्पांशों को जोड़ दूंगा तो इस बंद पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा क्या। और संपूर्ण किसी भी, अब मैंने गोलाकार इसीलिए लिया है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल है, और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ दूंगा तो पूरा पृष्ठ आ जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई, पढ़ा होगा ये तो, फॉर्मूले आते ही होंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर पढ़ा है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, देन फाई e इज इक्वल बचा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और q क्या चीज़ है, यहाँ q समेसन q ही तो है, क्योंकि इसके अंदर समेसन q की वैल्यू q ही है, तो इसको चाहे ये लिख दो और चाहे इसको ये लिख दो, यही अपनी गाउस प्रमेय है, यही गाउस प्रमेय है। अभी मैंने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म साथ में लेकर आपको इसको प्रूफ करवाया है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो ना, वेक्टर फॉर्म साथ में लेके करो, तो डायरेक्ट यहाँ से सोल्व कर लो। इसको लिख दो ई डी एस कोस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा, और थीटा क्या चीज़ होगी, फिर ये चीज़ आ जाएगी ई और डी एस के बीच का कोण, वही आनी है सेम चीज़। ई और डी एस के बीच का कोण कितना होना है, 0, 0 होते ही फिर ये चीज़ बच जाएगी, लास्ट में ये आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म नहीं ले ना, वेक्टर फॉर्म ले तो यानी सदिश रूप में ले तो पूरा सदिश रूप सोल्व करना है, और अगर सदिश रूप में न लेकर आप डायरेक्ट सोल्व करना चाहो तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। फिर दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका आप लोग और मेरी बात सुनते जाओ। मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप चाहो तो ये जो गाउसीय पृष्ठ मैंने माना है, ये तो आपकी सुविधा के लिए मैंने बना दिया गोलाकार, ताकि गोलीय, क्योंकि मैंने कहा था गाउसीय पृष्ठ हमें ऐसा लेना है जिसको हम आसानी से सोल्व कर सकें, तो मैंने गोलाकार पृष्ठ इसीलिए लिया कि सोच समझ के गाउसीय पृष्ठ लेना, क्योंकि गोलाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको यूज में लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं कुछ अजीब गाउसीय पृष्ठ ले लेता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, अजीब गाउसीय पृष्ठ ले सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर उसके लिए आपको घन कोण परिभाषित करना पड़ता है, और घन कोण से थोड़ा सा मतलब थ्योरी अलग हो जाती है, बाकी समझ में आ जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उत्तर यही आएगा, ऐसा नहीं है कि सर मैंने गाउसीय पृष्ठ थोड़ा सा अलग मान लिया तो उत्तर बदल जाएगा क्या, नहीं, उत्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि गाउस नियम जहाँ लगा रहे हो तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करे कि आपने गाउसीय पृष्ठ कैसा लिया है, इस बात पे डिपेंड कर रहा है। गाउस का नियम इस बात पे निर्भर करता है कि पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, फ्लक्स उतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया अपना गाउस का नियम, और गाउस के नियम से संबंधित सारी थ्योरी मैंने आपको बता दी बेटा। अब देखो हमें पढ़ने हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है, गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ने हैं बेटा। अनुप्रयोग का मतलब हो गया हमें गाउस का नियम लगा के देखना है, और क्या चीज़ निकालेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब इस सिलेबस के अंदर आपको 3 वस्तुएं, आवेशित वस्तुएं मिलेंगी। एक वस्तु तो आपको देगा अनंत रेखीय आवेशित तार, अनंत रेखीय आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र निकालना है। दूसरा आपको देगा आवेशित समतल पट्टिका, आवेशित समतल पट्टिका का विद्युत क्षेत्र निकालना है। और तीसरा आपको निकालना है आवेशित गोलीय कोष, गोलीय कोष। और चौथा आपको निकालना है आवेशित ठोस गोला, ठोस गोले के कारण, ठीक है। हालांकि ये चौथा जो पॉइंट है ना, ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये करवाऊंगा आपको, किसी प्रकार की हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। आवेशित ठोस गोला है, और ये अचालक गोला होगा बेटा, अचालक गोला। कैसा गोला होगा, अचालक गोला होगा, ठीक है। सर चालक गोला हो तो चालक गोले वाला जो टॉपिक है ना, वो इसी के अंदर आ जाता है,
ठीक है, कहने का अर्थ है अगर बाई चांस आपको चालक गोला नाम दे देना, क्या नाम दे दे, चालक गोला, तो बस नाम बदलना है, गोलीय कोष की जगह चालक गोला कर देना। आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र पूछ ले या आवेशित गोलीय कोष के कारण पूछ ले तो ये सेम ही टॉपिक रहने दोनों। और आवेशित अचालक गोले के कारण पूछे तो इसका अलग मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है, समतल पट्टिका, इस बार पट्टिका एक ही दी हुई है आपके, और एक अनंत रेखीय आवेशित विस्तार का तार आपको दिया जाएगा। इन सब के कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। इन सब का क्या निकालना, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इन सब की, और वो भी किस नियम से, गाउस के नियम का उपयोग में लेते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलो एक काम करवाता हूँ आपको, ठीक है, आज की क्लास में, ये कल से स्टार्ट करेंगे अपने, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा बेटा थोड़ा सा, और एक दो वीडियो बनेंगे इनके अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे पॉइंट है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। मैं आपको इन चारों का एक छोटा सा फॉर्मेट लिखा देता हूँ, एक तरीका, ठीक है, वो तरीका इन चारों पर लगाना है आपको, मतलब वो तरीका जो गाउस के नियम को सॉल्व कर देगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, चित्र बनाना है, फटाफट वो फॉर्मेट लगाना है। और वो फॉर्मेट क्या है, ध्यान देना बेटा, वो मेथड है, बस इतना समझ लो, ये किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बल्कि मेथड है। कि किस चीज़ का मेथड है, गाउस नियम को काम में लेने का मेथड है। और वो मेथड क्या कहता है, पहला तरीका, आपको पहली स्टेप क्या कहती है, सर्वप्रथम गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। सर्वप्रथम गाउसीय पृष्ठ की, सब में यही करना जो मैं बता रहा हूं, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है सबसे पहले, और वो भी कैसा, या तो गोलीय या बेलनाकार। सर क्यों, जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इनके लिए, या तो गोलीय या बेलनाकार। चलो सर ये बता दो, गोलीय किस में लेना है और बेलनाकार जिसमें लेना है। जिसमें गोला नाम आ रहा है उसमें गोलीय ले लेना, जैसे गोलीय, गोला, गोला, ये गोला नाम आ रहा है ना इन सब में, गोलीय, तो इन सब में गाउसीय पृष्ठ गोलीय मान लेना। बाकी इसमें कहीं पर गोलीय नाम है क्या, कहीं गोला नाम है क्या, नहीं है, इसमें कहीं नाम है क्या, नहीं है, तो इन सब में बेलनाकार मान लेना। मतलब कहने का अर्थ है इन दोनों में तो गोलीय हो जाएगा और इन दोनों में क्या हो जाएगा, बेलनाकार। एक छोटा सा तरीका बना दिया बस मैंने। नंबर 2 बात आपको क्या करनी है, उस गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश की मात्रा ढूंढना। गाउसीय पृष्ठ में समेशन क्यू ज्ञात करना आपको, ये दूसरी स्टेप है आपके लिए। इन स्टेप वाइज काम करूंगा इन चारों टॉपिक में, तो एक मेथड है, वो मेथड मैं आपको लिखा रहा हूँ, बस नोट कर लेना इनको, ठीक है। इसी मेथड से इन चारों टॉपिक को हल करेंगे। तीसरा मेथड क्या करेंगे अपने, उस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स निकालेंगे, संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे थर्ड स्टेप में। और वो फ्लक्स किस से निकालेंगे, गाउस प्रमेय से। मतलब कहने का अर्थ है तीसरी स्टेप में हम गाउस प्रमेय लगाएंगे, समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन क्यू का मान आप यहाँ से निकाल चुके होंगे दूसरी स्टेप में, वो यहाँ रख देना। जैसे ही रखोगे तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि समेशन क्यू का जो भी मान होगा वो रख दोगे तो समीकरण बन जाएगी एक। ऐसे आपको 3 स्टेप बनानी है। फिर चौथी स्टेप में आप क्या करोगे, जो आपने गाउसीय पृष्ठ लिया है, गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ds वेक्टर लेते हैं तथा माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है, तो इस पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा फाई ई बराबर ई डॉट डी एस या ई डी एस कोस थीटा। देखो ध्यान दो थोड़ा सा,
गाउस का नियम के अनुप्रयोग आपके 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट को आसानी से याद करने के लिए मैंने एक मेथड बना रखा है बेटा, मैंने भी पढ़ा था हमारे गुरुजी से और आपको मैं बता रहा हूँ। इस मेथड को हम काम में लेंगे, सेम लैंग्वेज, सारी चीज़, कुछ चेंज नहीं करना, फटाफट टॉपिक तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। गोलीय या बेलनाकारी मानना अपने को। गोलीय जिसमें गोल नाम आ जाए उसमें गोलीय मान लेना, बाकी सब में बेलनाकार मान लेना। दूसरा काम आपको करना है कि उस गाउसीय पृष्ठ में टोटल आवेश कितना है वो देखना, आपको समेशन क्यू निकालना है, चाहे कैसे भी निकालो। और तीसरा काम क्या होगा, उस गाउसीय पृष्ठ से फ्लक्स की मात्रा निकालेंगे, लेकिन किस नियम से, गाउस प्रमेय से। गाउस प्रमेय से फ्लक्स की मात्रा ये होती है, समेशन क्यू की वैल्यू जो भी यहाँ आती है वो यहाँ लिखकर समीकरण 1 दे देना। फिर चौथी स्टेप में आप क्या करोगे, जो गाउसीय पृष्ठ लिया है उस पर एक अल्पांश लेना है और फिर विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा होती है जो हमने पढ़ी थी, उस परिभाषा से हम फ्लक्स निकालेंगे। देखो ये तो कहती है परिभाषा से फ्लक्स, ये परिभाषा से फ्लक्स निकाला है, ये गाउस प्रमेय से फ्लक्स निकाला है। कुछ भी हो, है तो वही पृष्ठ ना, सेम ही पृष्ठ है तो फ्लक्स भी सेम रहेगा। यहाँ से इसको सोल्व कर लेना आप लोग, जितना आपसे हो उतना सरल कर लेना। जैसे ई को बाहर ले लेना, अंदर बचा डी एस कोस थीटा, और थीटा क्या चीज़ है वो मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर लिखा देता हूँ। जहाँ थीटा ई वेक्टर व डी एस वेक्टर के बीच का कोण है, बीच का कोण है, क्योंकि जहाँ ये थीटा आता है ना, जैसे इनके बीच का कोण होना है ये दो सदिश है, तो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच। इसको सोल्व करना आपको, जितना हो उतना सरल कर लेना। जैसे ही सरल करोगे तो ये भी एक इक्वेशन बन जाएगी। ई के गुणा में कुछ आएगा, क्योंकि ई तो पड़ा है, ई तो हमें निकालना ही है, ई के गुणा में कुछ न कुछ आएगा। इसको आपको समीकरण नंबर 2 देनी है। समीकरण नंबर कितनी दोगे इसको, 2। ठीक है, इसको सरल कर लेना। जैसे हम करेंगे इसको एक बार, ये तो मेथड है, जैसे इसको सरल करेंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अभी फिलहाल एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट, फिर एक दो बातें और बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट इसका। ये मेथड है, बस इसको याद कर लो। ये मेथड याद हो जाएगा तो ये चारों टॉपिक तैयार हो गए। अभी क्या करना है आपको, आपने जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 को उठाना है। समीकरण जहाँ तक सरल हो वहाँ तक सरल कर लेना, फिर समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देना। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करोगे तो ये कोई सिचुएशन बन जाएगी। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी यहाँ से, और ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। और इसको सोल्व करना है, और सोल्व करके आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। इसको जो भी काटाबाड़ी होती है बेटा, पक्षांतरण वगैरह करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके आपको इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक तो लिखना है सदिश रूप, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, और एक जो भी कोई ग्राफ बनता है, कोई भी ग्राफ विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ किसी अन्य राशि के साथ, वो ग्राफ भी आपको बनाना है। इस प्रकार ये चारों टॉपिक हम इस क्रम से, इस शेड्यूल से चलते हुए इन चारों टॉपिक को हल करेंगे। सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ लेंगे, नंबर 2 उसमें आवेश निकालेंगे, नंबर 3 गाउस प्रमेय से फ्लक्स निकालेंगे, नंबर 4 उस पर एक अल्पांश लेंगे, अल्पांश लेकर फिर हम फ्लक्स की मात्रा निकालेंगे। समीकरण बनेंगी 2, दोनों को बराबर करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है उसका सदिश रूप बना लेंगे, और कोई ग्राफ वगैरह अगर कोई बनता है तो ग्राफ भी हम बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे, कई बार दिशा पूछ लेता है कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। बस आपको चैप्टर है, इतना चैप्टर आपको, पहले वाला जो चैप्टर बेटा वो अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। मतलब जो जितना चैप्टर पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, सारी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। बस ये टॉपिक खत्म होती है, अपना ये पार्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 4 टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा के अंदर आते हैं प्रश्न, बड़े प्रश्न आते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।